रामविलास पासवान जिस आदमी ने अपने पूरे करियर में सिवाय अपने लालच, स्वार्थ और लोभ के कुछ कभी नहीं देखा ही नहीं। कोई दलितों के भले की बात नहीं, उस आदमी ने दलितों के नाम पर दुकानदारी लगा रखी थी पूरे जिंदगी के करियर में, पूरे करियर में। तो है तो ये उन्हीं का ही ना, उन्हीं का वंशज है, तो ये अलग कैसे होगा? तो इसको जब मौका मिलेगा ये तोड़कर निकल जाएगा। इन लोगों का देखिए क्या होता है, भाजपा विचारधारा के सबसे निकट शिवसेना थी, जब वही छोड़ के निकल गए उद्धव, तो उससे ज्यादा निकट तो वैचारिक रूप से है ही नहीं। और राजनीति है भाई, यहाँ अटल जी की सरकार बनवाने वाली जयललिता एक वोट से सरकार गिरवा देती है। सोनिया गांधी के परम समर्थन में रहने वाली घोर विरोधी बन जाती है जयललिता। ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ये वफादारियां वगैरह वो सब राजनीति में फालतू शब्द है। तो इसीलिए इस सरकार में सबसे बड़ी बात तो शपथ लेते ही शुरू हो जाएगी। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि परिवर्तन हो गया है उनका, वो 8 जून की बजाय 9 जून को शपथ ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 8, 9, 10, 11 चारों ही दिन भयंकर खराब है। और ये भी कहा था कि अगर 9 को लेगी तो विचलन बहुत अधिक होगा। 9 और 5 मंगल के साथ में बुध बैठा है, इतना विचलित कर देगा कि इधर जाए कि उधर जाए, अब डूबे अब डूबे। तो मोदी सरकार अब ऐसी हो जाएगी जैसे राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार थी। अशोक गहलोत ने 5 साल सिर्फ सरकार चलाने में निकाल दिए, बचाने में निकाल दिए, काम तो कर ही नहीं सके। मोदी भी नहीं कर पाएंगे, ये मानकर चलिए। मोदी, हालांकि भाजपा कोशिश कर रही है कि जो 1-1, 2-2 इधर उधर बिखरे हुए उनको इकट्ठा करके 20-30 बना लो, है ना, शामिल ही कर लो पार्टी में। लेकिन भैया उनकी भी तो मांग होगी जी। आज भी अटकलें लगी है कि शायद 10 जो एनडीए इंडिया अलायंस के थे 10-12 आ सकते हैं, 10-12 आ सकते हैं। हाँ, आगे आ सकते प्रयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा होता है तो 303 करीब जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जितने लोग उतने मुंह वाली बात होगी और उसमें फिर सबको संभालना और मुश्किल होने वाला है। देखिए क्या है किशोर भाई, भाजपा अब इतनी ज्यादा गैर भाजपाई हो चुकी है कि आने वाले समय में अगर इस पर भारतीय कांग्रेस पार्टी का बोर्ड लग जाए तो अचंभा नहीं है। इतने तो इसमें कांग्रेसी घुस गए, सीधे कांग्रेसी या जो थोड़ा पहले कांग्रेसी थे। और अब जो ये 8, 10, 12 इधर उधर से 1-1, 2-2 इनको अगर ले भी लेंगे तो मुझे ये बताइए कि क्या वो ढंग से काम करने देंगे? बिल्कुल, मेंढकों को तोलना होगा ये। तो मोदी जी की पूरी सरकार तलवार की धार पर और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर है, जिसमें ये सिर्फ संतुलन साधने में ही समय निकाल देंगे, कर्तव्य तो दिखाई नहीं पाएंगे। दम घुटेगा और सबसे पहली गाज जो गिरनी है, सबसे पहली बिजली जो गिरनी है, पहली फुर्सत में वो गिरनी है अमित शाह पर। क्योंकि अमित शाह जो ईडी सीबीआई खेल रहे थे, हालांकि ये मोदी के कहने पर ही खेल रहे थे, अपने स्तर पर मोदी सरकार में कोई निर्णय नहीं ले सकता, चाहे वो अमित शाह हो चाहे कोई साधारण सा मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, नहीं ले सकता। लेकिन सभी दलों का ये नायडू अगर नहीं तो भुगता ना, नायडू की जमानत नहीं थी लंबे समय तक, ये ज्यादा नहीं अभी कुछ महीने पहले की बात है, ऐसा नहीं कि 4 साल 10 साल पहले की है ना। तो इसीलिए ये जो ईडी सीबीआई वाला खेल है ना, और दूसरा विपक्ष सशक्त है, इस बार तो है, विपक्ष बहुत सशक्त है भाई ये। तो ऐसे में क्या होगा, अभी अगर शुरू में नहीं तो जब भी मौका मिलेगा पहली फुर्सत में गाज अमित शाह पर गिरनी है। अपनी नाक का सवाल बनाकर मोदी अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्री बना भी देंगे तो नहीं चलेगा मामला। दूसरी बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद मैं तो 3 जून से कह रहा हूं, एक दिन पहले से भी लोकसभा, और उससे भी पहले नववर्ष के वीडियो में ओम बिरला इस बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिख रहे, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जीएमसी बाल योगी 2002 से 2004 अटल जी की सरकार में थे, वो तो दुर्घटना हो गई हेलीकॉप्टर वाली, इसलिए पद खाली हो गया, वो टीडीपी का ही थे जीएमसी बाल योगी। और टीडीपी ये जानती है कि भाई हमारा पहले भी रह चुका। दूसरा, उन सबको पता है जो साथ में है नीतीश बाबू समेत कि जब भी उठापटक की नौबत आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा। जैसे जब 2008 में यूपीए सरकार गिरने की नौबत आई, कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस लिया था, तो सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, वो यूपीए के पक्ष में थे कांग्रेस के, तो उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके भी वो लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व उनके पक्ष में किया, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष देना पड़ेगा। जेडीयू को लोकसभा अध्यक्ष मैं मानता हूं शायद नहीं मिले, क्योंकि राज्यसभा में जो उप सभापति है डॉक्टर हरिवंश, वो जेडीयू से ही है, तो 2 पद तो नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बाधा जेडीयू के यो आएगी। अब रहा सवाल सरकार का, तो देखिए अंक ये कहते हैं, मैंने एक वीडियो बड़े विस्तार से कहा है कि 13 महीने सरकार के 50-50 अच्छे और बुरे हैं, और उसके बाद के 20 महीने बहुत बुरे हैं। यानी कि जुलाई 2025 से मार्च 2027 तक
हालांकि समय तो सितंबर 2027 तक, लेकिन 6 महीने मार्जिन कम कर लें तब भी। फिर दोहरा रहा हूं, जुलाई 2025 से मार्च 2027 तक में प्रधानमंत्री भी अपने पद से विदा हो जाएंगे, मोदी सरकार भी नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री दूसरा मिलेगा, वो अपनी सरकार बनाएगा। भाजपा में ये जो अमित शाह, नड्डा वगैरह दिख रहे हैं, ये नहीं रहेंगे, पावर में नहीं रहेंगे। और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत भी अपने पद पर नहीं रहेंगे। और कारण क्या है? ये इस सरकार, हाँ ये बहुत बड़ा जी, एक बात बोल रहे हैं आपकी, मध्य अवधि चुनाव भारत में हो सकते हैं। नहीं, मध्यावधि चुनाव शब्द तो मैं काम नहीं ले रहा, लेकिन मध्यावधि प्रधानमंत्री परिवर्तन अवश्य काम ले रहा हूं। चुनाव की नौबत तो शायद नहीं है, शायद जी जी बिल्कुल। चुनाव की नौबत तो नहीं आए, सरकार भले, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं जिस आदमी को भावी प्रधानमंत्री देख रहा हूं, अभी नाम नहीं बताऊंगा, आपको भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस आदमी दक्षिण भारत से है वो आदमी जी शरीर में कैसे है, और बड़े अच्छे आदमी है, समझ बाप आदमी है राजनीति के। तो वो जब बनेंगे प्रधानमंत्री तो दूसरे लोग इंडिया ब्लॉक में से टूट टूट के आ जाएंगे कि उस आदमी का क्रेज ऐसा है कि यार ये आदमी है तो हम समर्थन देने को तैयार है। जो मोदी के नाम से बिदकते हैं, भागते हैं वो लोग। तो ये तो नहीं है मैं ये कहूं कि मध्यावधि चुनाव हो जाए, लेकिन हाँ, मध्यावधि प्रधानमंत्री परिवर्तन, और मध्यावधि तो 2.5 साल होता है, हो सकता है 2.5 साल से पहले ही हो जाए। मैं तो 13 महीने बाद के 20 महीने बता रहा हूं, तो वही ठीक है, 2-2.5 साल में। तो उस समय अच्छा ऐसा है कि ये सरकार जो है, जो मोदी सरकार बनने जा रही है, इस मोदी सरकार का पितृ संगठन कौन है? भाजपा। तो उसके मुखिया जो अभी पावर में नहीं रहेंगे। इस सरकार का मातृ संगठन कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उसके मुखिया भी नहीं रहेंगे, यानी तीनों उस समय बदल जाएंगे। फिर दोहरा रहा हूं, जुलाई 2025 से नीचे आए तो मार्च 27, नहीं तो सितंबर 27 तक ये सब बिसात नहीं, सब चेहरे पूरा धो पहुंच कर नया हो जाएगा मामला। संगठन में भी वो आदमी माई बाप बन सकता है जिस आदमी को वर्षों से बिल्कुल उपेक्षित कर रखा है। नाम आप भी मत लीजिएगा, अभी नाम मैं अभी नहीं लूंगा, बिल्कुल। हालांकि आपको पता, निजी बातचीत में ये चर्चा कर चुके। तो मोदी सरकार के लिए 4 जून से ही बहुत बहुत बुरा समय आरंभ हो रहा है, जो 13 महीने बाद बहुत का सुपरलेटिव हो जाएगा। चलिए, ये तो बात मोदी सरकार की हो गई, और आने वाली सरकार के बारे में भी आपने बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि हम राजनीतिक समीक्षक के अतिरिक्त ज्योतिष के एंगल से भी और अंक ज्योतिष के माध्यम से भी बात करते हैं। और काफी लोगों को शिकायतें भी रहती हैं कि हम लोग किसी एक पार्टी की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग तटस्थ रूप से बात करते हैं। और जैसा आपने उदाहरण में हमने शुरू में ही कहा था कि जितने भी बड़े ज्योतिषी थे जो अंध ज्योतिषी हो रहे थे, उन सबको क्या हाल हुआ आप सब जानते ही, उस पर बार बार चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं कुमार भाई ये जानना चाहूंगा कि आगे इंडिया अलायंस का क्या लग रहा है। मेरा जो एनालिसिस कह रहा है कि सबसे पहले मुझे बाहर जाते दिख रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल यूपी में है। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाकर चलना साइकिल पर उनके लिए घातक सिद्ध होता नजर आता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले वो इस इंडिया लाइन से अलग जाएंगे, या वो अपना ही, क्योंकि मरती पार्टी में जान डल गई है, 34 35 36 सीटें ले आए हैं समाजवादी पार्टी, और वो भी लोकसभा में, तो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने। कहा उनकी क्या कंडीशन थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को साथ में लेके चलेंगे, या वो कांग्रेस के अंदर काम करना पसंद करेंगे। मैं ही मान रहा हूं, हालांकि आपसे भी राय मैं लूंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, ज्योतिषीय निर्णय तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मेरी अपनी एक जो राजकीय सोच कहती है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज जो हम अखिलेश यादव जी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें उनको फायदा ना हो। और यहाँ पर कांग्रेस को साथ लाने का एक जो तोड़ था, वो हालांकि 7 सीटें कांग्रेस की ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जो मुसलमान वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं अटैच तो हो गया है। तो अब ये तो बात हो गई, और इधर जो भारत के जो नीचे का वर्ग था, जो मायावती यूनिट थी वगैरह, वो लगभग समाप्त हो गई, उन्होंने पैटर्न बदल लिया। तो अब अखिलेश सेफ जोन पे आते हैं, योगी के बाद टक्कर के मोड़ पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यही इंडिया अलायंस से जाते दिख रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए किशोर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें उत्तर प्रदेश, अब मैं राजनीतिक रूप से बात कर, राजनीतिक विश्लेषक के नाते, यहाँ ज्योतिष नहीं है, ज्योतिषीय समय जब आएगा तब गणना करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन चुनाव में अखिलेश ने एक तो दलित और मुस्लिम वोटों पर कब्जा किया है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद में सपा से एक वोट वर्ग मुस्लिमों का जो बहुत बड़ा है, छिटक गया था, और दलित तब भी मायावती की तरफ थे। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब ये साथ आए तो मायावती का वोट अखिलेश को नहीं मिला, अखिलेश का वोट मायावती को मिला, तो वो 10 सीटें लाई, 5 लाए।
ट्रांसफर नहीं हुआ वोट। इस बार भी कांग्रेस के साथ ये जो आए, अब देखिए कांग्रेस का वोट बैंक इतना रहा भी नहीं यूपी में, पहली बात तो ये। लेकिन इस बार खास बात क्या रही कि अखिलेश के वोट बैंक ने कांग्रेस को मदद की है। कांग्रेस के वोट बैंक ने अखिलेश को इतनी मदद नहीं की है, बड़ी रत्ती भर की बात अलग है दोनों। तो ये बिंदु अखिलेश को भी ध्यान में रहेगा। दूसरी बात क्या है, अब अगर ये 2027 में चुनाव में साथ जाते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो 423 विधानसभा सीटों में कम से कम कांग्रेस 100 सीटें मांगेगी। बिल्कुल। और 100 सीटें वो देने को तैयार होंगे नहीं, क्योंकि उनकी नजर में कांग्रेस कमजोर है। तो 100 में से वो ज्यादा खो देगी। जैसे बिहार के चुनाव में 2020 में कांग्रेस ने ही तेजस्वी की सरकार नहीं बनने दी, क्योंकि कांग्रेस को जितनी दी वो बुरी तरह हार गई। तो अखिलेश को डर है, अखिलेश के सामने ये उदाहरण रहेगा ना तेजस्वी वाला 2020 का विधानसभा चुनाव का, तो 100 देंगे नहीं कांग्रेस। अब 100 से कम में मानेगी नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर वो मजबूत है और उसे यूपी में अपनी जमीन खड़ी करनी है। तो यहां खींचातानी होगी, ये मैं मानता हूं। दूसरी बात क्या है, बसपा का मायावती का विकल्प अब थोड़ी धुंधली ही सही, हल्की से, लेकिन एक रोशनी जो है वो चंद्रशेखर रावण में दिख रही है। वो नगीना से इन लोगों ने जिता दिया उसे। हालांकि मैं ऐसे लोगों का समर्थन कभी कर ही नहीं सकता, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, कभी भी। ये समाज और राष्ट्र के लिए घातक लोग हैं चंद्रशेखर जैसे लोग। आजाद नाम रख ले से कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं हो जाता। लेकिन खैर, इसके अलावा क्या होगा कि इधर इंडिया गठबंधन से आप देखिएगा कि ओम प्रकाश राजभर और ये सब कूद फांद के वापस उधर जाएंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा में चला जाएगा। जाएगा इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे राम जी का अपमान करते हैं रामचरितमानस का, वो मेरे लिए सम्मान के योग्य नहीं है। मैं उन्हें शब्दों से भी सम्मान नहीं दे सकता, किसी भी रूप में वो भले ही, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे सोशल मीडिया, चाहे निजी जीवन। अब ये जो मामला है ना, यहाँ बात तो सही है, सपा में कांग्रेस में खींचातानी होगी, लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी पर मुझे भरोसा है कि वे रास्ता निकाल लेंगी, ये अड़ेंगी नहीं। अजय राय जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस समय तक वो बदल चुके होंगे, और उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा, प्रियंका गांधी यहां मिल बैठकर मामला सुलझाएंगी। और कांग्रेस जो है वो 100-125 की मांग रखते रखते आखिरकार आकर निपट जाएगी 70-80 सीटों पर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो टूट पक्की है। लेकिन प्रियंका गांधी की पंचायती चलेगी कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम टूटे तो मोदी फिर पावर में आ जाएंगे। उस बात से बचने का दबाव इन पर काम करेगा। और प्रियंका गांधी पर मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि उनके पास वो क्षमता है कि एक बिसात पर बिठाकर एक मत करवा सके। लेकिन ये बात सही है, उससे पहले ही भाजपा कोशिश करेगी। भाजपा पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मुझे बदलना चाहिए अपनी बात को। भाजपा के चंद जो ऊपर लोग बैठे हैं, चंद जो टॉप में बैठे हैं, वो षड्यंत्रों का एक ताना बाना बुनना चाहेंगे और योगी बाबा को हटाना चाहेंगे। मुझे आशंका है कि वे इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। जी, मेरा ये अगला प्रश्न था आपसे कि केजरीवाल को मैं ज्योतिषियों से कई गुना अच्छा मानता हूं इस मामले में, क्योंकि वो जो कहते हैं और या तो मोदी की बात कर देते हैं या वो बात हो जाती है। तो मैं यकीनन मैं अपने जो मेरे जितने भी मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं कहता हूं कि केजरीवाल अच्छे ज्योतिषियों में गिने जा सकते हैं, बिकॉज वो हर चीज को सेट तरीके से देख लेते हैं और जो जो वो कहते हैं वो होता है। तो ये तो तय है कि योगी का हटना तय है, और ये जो हार हुई है और प्योरली धर्म के नाम पे हुई है। आप सब देख रहे हैं अयोध्या का हाल जो भी रहा है, चाहे ऊपर से कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उसको रोका तो जाएगा कि भाई इसको योगी को हटाना है या चेंज करना है, वटेवर जो भी है। तो क्या लगता है? मैं आपको टोकना चाहूंगा, मैं आपको टोकना तो क्षमा कीजिए, वो तो बहाना होगा। असल बात यह है कि देखिए, इन्होंने जितने टिकट दिए ना, 2-4 को छोड़ के सारे योगी विरोधियों को दिए। जी बिल्कुल। और क्या हुआ, योगी की छाती पर मूंग दलने के लिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर को जबरदस्ती शामिल करवाया, मंत्री बनवाया, दारा सिंह चौहान को जबरदस्ती शामिल करवाया, मंत्री बनवाया, योगी बाबा को अपमानित करने के लिए ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों को, ब्रजेश पाठक जैसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया, कि जिन्होंने, मैं अभी यहां लंबी हो जाएगी बात, जिक्र करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में योगी बाबा के खिलाफ एक केस धोखे से खुलवाने की कोशिश की। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को सुनवाई नहीं की। अगर वो सुनवाई के लिए स्वीकार करती तो 1 घंटे में योगी बाबा का इस्तीफा होता और वो जेल जाते। ये किसने किया? उप मुख्यमंत्री जिसके पास विधि विभाग था, नाम लिखकर बोल रहा हूं, ब्रजेश पाठक। तो ये जितने प्रत्याशी को टिकट दिए ना,
साथी वालों को तो छोड़ दो, 5 सीटें दी, आरएलडी को 2, 2 अपना दल को, 1 घोसी में, लेकिन 75 सीटें, अधिकतर ऐसे लोग थे जो योगी बाबा की छाती पर मूंग दलने वाले थे। और फिर क्या होता, ये होता कि यहाँ साहब जिताओ इन्हें। अरे तुम कैंडिडेट तो हमारी मर्जी के खिलाफ ला रहे हो, अपनी मर्जी के ला रहे हो, जिताने की जिम्मेदारी हम पे दे रहे हो। और कैसे कैसे लोगों को ला रहे हो कि जिन्होंने हमें गालियां दी है, हमारे स्वाभिमान को हाथ किया, और अब हमें जिम्मेदारी दी है कि जिताओ। नहीं जिताएंगे। और दूसरी बात क्या है, तो वो पिट गए। अब वो बहाना लेंगे आपने रिजल्ट दिया नहीं, तो रिजल्ट कहां से दे, कैंडिडेट तो आप लेके आए थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी जिताते। और किस मुंह से हटाएंगे, आप तो खुद चुनाव में बोलकर गए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम करने वाले को हटाएंगे क्या? नहीं, एक दो राजनीतिक तीन, भविष्य तो कहीं चौथी ना बात कहीं क्या है, दांव पे लग गया। हाँ चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि आप कहते हैं फैजाबाद ने हरा दिया, अयोध्या ने हरा दिया, राम मंदिर ने। अरे भाई, राम भक्तों की हत्या करवाने वाले को तो तुमने पद्म विभूषण दिया। सही बात, मैं भी ये कहने वाला। तो शहीदों की हाई नहीं लगेगी राम भक्त जो शहीद हुए उनकी? और फिर राम भक्त आपको क्यों वोट देंगे जब आप प्रभु राम को गालियां देने वालों को सम्मानित करते हैं, राम भक्तों के हत्यारों को आपने पद्म विभूषण दिया, तो क्या राम भक्त आपको वोट देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और एक गंदी बात और हो रही है, मोदी भक्त जो है और इनके आईटी सेल के जो बिकाऊ लोग हैं, वो पूरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म को सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, जी। इसलिए कि आपने अयोध्या हरवा दी, यूपी हरवा दिया। तो तुम्हारे लक्षण ही कुलक्षण थे भाई ये। और वो घिनौना पाप कर रहे हैं मोदी भक्ति में, अंधे भक्त होकर के घिनौना पाप कर रहे हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं। और मोदी की तुलना राम से कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं तुलना, कि राम को भी वनवास दिया, अयोध्या वालों ने दगा दिया। नहीं, मैं इसमें ये कहना ये तो, चाहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे मुझे लगता है कि योगी जी के विरुद्ध षड्यंत्र कैसे भी हो, मुझे लगता है शायद उन्हें हटा दिया जाएगा। जी, ये मेरा भी षड्यंत्र तो कामयाब रहा। ये मेरा भी मानना। और यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि अ, अक्सर ये कहा जाता है कि ईश्वर कुछ भी गलत कभी नहीं करते, कोई ना कोई वजह होती है। तो शायद सीटें कम होने का या मोदी जी के कद को कम रखने का कोई तो वजह भगवान के पास होगी, या कुछ तो होगा जो हुआ है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, कमजोर तो पड़े हैं, ये तो बात तय है। अब वो खुलकर वो निर्णय नहीं ले पाएंगे जैसा कि हम एक्सपेक्टेड मान रहे थे। जैसा कि पीओ की बात हो रही है, सीएए की बात हो रही है, या काशी मथुरा की बात हो रही है। तो अब मुझे नहीं लगता, और मैं अक्सर अपनी फैमिली में भी ये बात कर रहा था, कि अब धर्म के नाम पे बात नहीं होगी। अब सिर्फ विकास का एजेंडा रहेगा, या फिर अपनी सरकार बचाने का एजेंडा रहेगा, जो मैं समझ पा रहा हूं। सरकार बचाने का। अब कुल मिला के 2 मिनट हमारे पास हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में आप वाइंड अप करके बताएंगे कि आगे के लिए क्या होगा। तो कुल मिलाकर भविष्य दांव पे लग चुका भारतवर्ष का, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती दिख रही। जी। देखिए, भारतवर्ष का भविष्य तो प्रधानमंत्री बदल जाएगा तब भी आगे बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। और 81वें साल तक, 84वें साल तक आजादी के, यानी अभी भी 8-9 साल है, 7-8 साल है, बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री बदलेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो नया प्रधानमंत्री आएगा, जो भाजपा ही होगा, वो जो नया प्रधानमंत्री जब भी भाजपा का अगला आएगा, तो वो इनसे ज्यादा अच्छे सद्भाव से काम करेगा। गाड़ी रुकने वाली नहीं है, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी ये बात बोली थी कि कुछ कम होंगी सीटें, हुई ऑफ कोर्स। और एकमात्र मैं मानूंगा कि हमारे कुमार गणेश भाई साहब ही ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि अयोध्या हारी जाएगी भाजपा के द्वारा, और बिल्कुल सटीक आंकलन रहा। और इस पे बधाई के पात्र तो ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशंस हमारी भी गड़बड़ हुई। उसके लिए हम ये भी चाह रहे हैं कि आप सब हमें क्षमा करें, क्योंकि देखिए, गलतियां होंगी और हम कभी कोई ऐसा दावा नहीं करते। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो सीट निकालने का जो तरीका है वो कुछ तो बताए ना कि कहां से सीट निकल रही है। तो यहां पर हम 3 तरीके से आकलन करते हैं। एक तो जैसा कुमार जी ने कहा कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की देखते हैं, और उसमें कुंडली के साथ साथ अंकों को भी मिलाया जाता है, और हम प्रैक्टिकल अप्लाइड बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे इतना दिख रहा है, इतना उसका, उसमें ज्यादा आधा हो सकता है। जैसा कि हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी 261 से 288 के बीच जाएगी, और 244 भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र मिले, और एनडीए को 300 के आसपास मिलेंगे, तो 293 मिले। तो कुल मिलाकर मान लेते हैं कि हमारी काफी गलतियां हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान से उनसे हमारी कम गलतियां हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुमार जी से हम कुछ नए विषय पे बात करेंगे, और हम तब बात करेंगे जब लोकसभा का गठन हो चुका होगा। ऑफकोर्स यहां मैं आपको बता दूं कि काफी उठापटक अब मिनिस्ट्री में होने वाली है, काफी चेंजेस आते दिख रहे हैं। तो उस पर जब वो बन जाएंगे या उनको विभाग दिए जाएंगे, तब हम एक और चर्चा करना चाहेंगे, और आशा करता हूं कि कुमार जी हमारे साथ उसमें हमेशा की तरह रहेंगे। ठीक है कुमार भाई साहब, यही। एडवांस में आपकी बुकिंग कर दी गई है। तो जैसे ही कैबिनेट बनता है, फिर आपसे एक और चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतने। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।